लेट्स फाइट बयानबाजी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिंदी को सशक्त करने के लिए सराहना की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी दुनिया भर में जहां भी जाते हैं हिंदी में बोलते हैं, जिससे भारत की पहचान मजबूत होती है। महात्मा गांधी जी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जैसे सपूतों की यह भूमि गुजरात को वह स्थान है जहां सभी भाषा और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। सरदार पटेल ने आजादी के बाद सभी प्रदेशों को जोड़कर अखंड भारत का निर्माण किया था और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अब भाषा एवं संस्कृति को कड़ी बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया है। प्रादेशिक भाषाएं अब बेड़ियां नहीं परंतु देश को जोड़ने वाली कड़ियां बनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत के दूरंदेशी संकल्प में यह स्पष्ट किया है कि भारत का भविष्य हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े बिना संभव नहीं है। भाषा चाहे कोई भी हो, वह अभिव्यक्ति के साथ सांस्कृतिक का भी अभिन्न अंग है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजभाषा हिंदी को विश्व स्तर पर भी गौरव दिलाया। जब भी वे विदेश प्रवास जाते हैं वहां भी हर प्लेटफॉर्म पर श्री मोदी जी हिंदी में संवाद करके भारतीयता और राजभाषा का सम्मान बढ़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के फैसले की घोर निंदा की। ओवैसी ने कहा कि देश की इज्जत का सौदा नहीं किया जाना चाहिए। और उसके बाद आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियां को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब पूछकर गोली मारी, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम उस पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस पर एक नई जानकारी दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार ने जिन क्षेत्रों में 10% से ज्यादा लोग हिंदी में बात करते हैं वहां हिंदी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमने संथाली, कुरुख, कुड़माली, नेपाली, उर्दू, राजवंशी, कामतापुरी, उड़िया, पंजाबी और तेलुगु भाषाओं को भी सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी है और सादरी भाषा के विकास के लिए भी सरकार प्रयासरत है। असम को पॉलीप्रोपिलीन के आधुनिक प्लांट का उपहार मिला है। इससे मेक इन असम के साथ ही मेक इन इंडिया की नींव और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने असम में पॉलीप्रोपिलीन प्लांट का उद्घाटन किया। साथियों, आप सभी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक से बनी बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की बाल्टी, मग, बॉक्स, कुर्सी, टेबल, पैकेजिंग मटेरियल, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों की जरूरत हमें रोज पड़ती है। आप जानते हैं, ये सब बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो है पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन के बिना आज के जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। इसी से कारपेट, रस्सी, बैग, फाइबर, मास्क, मेडिकल किट, टेक्सटाइल, न जाने क्या क्या बनता है। ये गाड़ियों में काम आता है, मेडिकल और खेती के उपकरण बनाने में काम आता है। आज इसी पॉलीप्रोपाइलीन के आधुनिक प्लांट का उपहार असम को मिलेगा, आपको मिलेगा। इस प्लांट से मेक इन असम, मेक इन इंडिया, इसकी नींव मजबूत होने वाली है।
यहां दूसरे मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को भी बल मिलेगा। साथियों, जैसे असम गोमोशा के लिए जाना जाता है, एरी और मुगा सिल्क के लिए जाना जाता है, अब इसी तरह असम की पहचान में पॉलीप्रोपाइलिन से बना टेक्सटाइल भी जुड़ने जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में राजभाषा सम्मेलन में कहा कि गुजरात की शिक्षा व्यवस्था में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी वजह से गुजरात के विद्यार्थियों को देश भर में मान्यता मिलती है। शिक्षा में हिंदी का भी स्थान है। बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और इसके कारण देश भर में गुजरात के बच्चों की पहुंच बहुत बड़ी। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उमाशंकर जोशी ऐसे दूरंदेशी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करना और हिंदी को हर राज्य के अंदर बढ़ावा देने का जो आग्रह किया, इसी का परिणाम है कि गुजरात का बच्चा देश भर में कहीं पर भी जाकर सुगमता से व्यापार भी करता है और स्वीकृति भी प्राप्त करता है। मित्रों, आज 2021 के बाद ये 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन दिल्ली के बाहर हो रहा है और हमारा चारों सम्मेलन का अनुभव है कि इससे नई दृष्टि, नई ऊर्जा, नई प्रेरणा भी प्राप्त होती है और कोई न कोई स्थानीय राज्य की भाषा के साथ हिंदी के विद्वानों का संवाद भी होता है। हिंदी को लेकर नेताओं का प्रेम हिंदी दिवस के दिन खूब उमड़ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उन्हें मजा तब आता है जब पाकिस्तान में हिंदी बोली जाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री का शब्द कितना अच्छा है, आपदा में अवसर, चुनौतियों में से रास्ता निकालना। और भारत की भाषा हिंदी ये ऐसी चुनौतियों में से निकल कर आई है। हमारे लिए हिंदी की उम्र लगभग 1000-1200 साल के अंदर ही मानी जाती और अभी देखते देखते कितने प्रकार की चुनौतियों के बीच में हिंदी अपनी पहचान बनाती है। पाकिस्तान में हमारे भाव कुछ भी हो, वहां के भाव अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा व्यक्ति बोलता है तो हिंदी में बोलता दिखता है, वो अलग ही आनंद आता हम सबको। इसलिए तो मजाक में बोलते हैं, पाकिस्तान कुछ भी बोल ले, लेकिन सुन ले बेटा पाकिस्तान बाप है तेरा। एहसास होता कि नहीं होता? ताली वाली बजा के बताओ, ये हमारे आनंद आता कि नहीं आता? कहां पहुंच जाते हैं हम, एहसास तो करो। चाहे कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन बाप तो हिंदुस्तानी रहने वाला है ना, वो कोई कम पड़ रहा किसी से। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने विजय की पार्टी को भीड़ खींचने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विजय की पार्टी के लिए भीड़ आ रही है तो उन्हें हमारी आलोचना करने की क्या जरूरत है। அப்படிதானே சார், எல்லா பேருமே ஒன்றிணைஞ்சிருவாங்க. எங்களை பொறுத்தவரை நானும் இப்போ அண்ணன் பொன்னார் அவர்கள் என்ன பேசிட்டோம் அப்படின்னா, தமிழ்நாட்டில் இந்த நடைபெறக்கூடிய ஆட்சி மக்கள் விரோத ஆட்சி, அதாவது ஒரு அரசுக்கு ஆன்டி இன்கம்பன்சிங்கிறது ஒரு 10%, 15% இருக்காங்க. 100% செயல்படாத அரசாக இருக்கிறது. இதுக்கு மேல் நான் அரசியல் பேசக்கூடாது. நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆக மக்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் வாக்களிப்பதற்கு. அதில் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தால் நிச்சயமாக அது நாட்டுக்கு நல்லது. இப்ப நேற்று விஜய் கூட ஒன்றிய மத்திய அரசு பயங்கரமா தாக்கி பேசியிருக்கிறாரு. நம்மளும் பதிலடி கொடுக்காம இருந்துட்டு இருக்கிறோம். அதாவது இப்போதான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். எங்களுக்கு அவருக்கு எந்த விதமான விரோதமும் கிடையாது. எங்களை விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியமும் அவருக்கு இல்லை. அவர் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக கட்சி கவுன்சிலர் கூட எல்லாரும் கட்சி இன்னைக்கு கூட்டம் வருகிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்களை விமர்சிக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு தேவையில்லை என்பதை அவர்களுக்கு. முதல்வர் தமிழ்நாட்டை தலை குனிய விட மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கிறாரு. இதை எப்படி பாக்குறீங்க? தமிழ்நாட்டு தலைகுனியோ இல்லையா, தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லாம் இப்ப ரொம்ப தலைகுனிவாக இருக்கு. இப்படி ஒரு ஆட்சி இருக்கு அப்படின்னா அது
அது உங்களுக்கும் தெரியும். இன்னைக்கு நாட்டில் தேர்தல் 2026 தேர்தல் வந்தால் நிச்சயமாக அதன் பிறகு மக்கள் मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने पीएम की मणिपुर यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इसका राज्य को कोई फायदा नहीं मिला। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इबोबी सिंह ने कहा कि पीएम की यह यात्रा चुनावी यात्रा थी। What we expect once Honorable Prime Minister visit to Manipur, definitely he will announce something so that the suffering people, or particularly internally displaced person, those who are in the relief camp, more than two years, that is around 28 months, both the communities, he will plan at least something or enable us to expect something from the government of India. What he has been giving just like Norman speech. That is, the people of Manipur will not be satisfied as it is what he visit the other election bound state like Bihar or maybe in Assam, where he will inaugurate some project and some laying foundation stone. Whether that will be actually translated into action or not, that's why we said that people of Manipur really disappointed. What we expect, and if once he visit, he will take up some action so that those people who are in the relief camp may hope something when we can be returned back in our respective houses or villages. That's why it is really unfortunate, and people of Manipur definitely will disappoint. What we are saying is not an opposition. People of Manipur expect once Honorable Prime Minister visit, he will try to find out some roadmap so that it may take some more months or some more time, but it will definitely restore peace in the state of Manipur. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में हेल्थ केयर सेक्टर में हुए काम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है और दरांग मेडिकल कॉलेज के तैयार होने के बाद राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में और बढ़ोतरी होगी। साथियों, बीते सालों में एक और सेक्टर में बहुत बड़ा काम देश में हुआ है। ये सेक्टर है हेल्थ केयर का, आरोग्य का। हमारे अस्पताल होते थे तो बड़े शहरों में वहां इलाज कराने जाते थे तो बहुत महंगा पड़ता था। हमने एम्स का, मेडिकल कॉलेजों का नेटवर्क देश के कोने कोने तक फैला दिया। अब बैठिए भैया, मुझे आप अपने बोलने दीजिए। अब बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अरे उसको परेशान कर रहे हैं आप लोग। भाई कैमरामैन, उनसे चिट्ठी ले लेना। मेरे इन दिव्यांग भाइयों को क्यों परेशान करते हैं आप? थैंक यू दोस्त। यहां असम में तो विशेष तौर पर कैंसर के हॉस्पिटल भी बनाए गए। बीते 11 वर्षों के दौरान भारत में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हो गई। पीएम ने भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है और सरकार इसके लिए नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन भी शुरू करने जा रही है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल पड़ा है। साथियों, हम एक तरफ देश में कच्चे तेल और गैस से जुड़े नए भंडार खोज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी के अपने सामर्थ्य को भी बढ़ा रहे हैं। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।